एक लड़का और एक लड़की का एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ना और उसके बाद उनकी लाइफ में ट्विस्ट आना, ऐसी तो कितनी ही मूवीज कहानियां आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी में कुछ और ही है। क्योंकि इस कहानी में लड़की को जिस लड़के से प्यार हुआ वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, जिसका भोजन ही खून होता है। क्या होगा इस अनोखे रिश्ते का अंजाम, सब कुछ जानने के लिए बने रहे वीडियो में। हॉलीवुड जॉकी प्रेजेंटिंग द ट्वाइलाइट सागा एंटायर सीरीज इन अ सिंगल वीडियो। फिल्म की कहानी बेला नाम की लड़की के साथ शुरू होती है, जो 18 साल की एक खूबसूरत लड़की है। वह एरिजोना से वॉशिंगटन में अपने फादर चार्ली के पास शिफ्ट होती है, क्योंकि उसके माता पिता का तलाक हो चुका है और उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली होती है। इसलिए बेला अपने फादर के पास शिफ्ट हो जाती है। बेला के पिता चार्ली एक पुलिस ऑफिसर हैं और उस एरिया यानी फोक्स के पुलिस चीफ हैं। वो बहुत ही सिंपल और साधारण किस्म के इंसान हैं जो बेला को बहुत पसंद भी करते हैं। जब बेला वहां शिफ्ट हो जाती है तो अगली ही सुबह वो अपने पिता चार्ली के दोस्त और उसके बेटे जेकब से मिलती है, जो बेला का वेलकम करने आए थे। बेला के फादर ने बेला के लिए एक पिकअप ली होती है जिससे वो स्कूल जा सके, और जेकब ने खुद उस पिकअप को मॉडिफाई किया ताकि बेला को कोई परेशानी ना हो। बेला को भी गिफ्ट बहुत पसंद आता है। अब बेला पिकअप से स्कूल जाती है और वहां नए दोस्त भी बनाती है। जब वो अपने नए दोस्तों के साथ कैंटीन में लंच कर रही होती है, उसी समय कलिंस फैमिली कैंटीन में इंटर होती है। बेला की एक फ्रेंड उन सभी के बारे में बेला को बताती है। सबसे पहले कैंटीन में रोजली और एमिट आते हैं, उनके बाद एलिस और जेस्पर आते हैं और आखिर में एडवर्ड आता है, जो कलिंस फैमिली का सबसे हैंडसम बॉय था और सारे स्कूल की लड़कियां उसे पसंद करती हैं। आगे बेला की दोस्त बताती है कि ये लोग बहुत ही अजीब हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और बाकियों के साथ ज्यादा घुलते मिलते भी नहीं हैं। अब बेला बायोलॉजी की क्लास अटेंड करती है, जहां उसे एडवर्ड के पास बिठाया जाता है। एडवर्ड बेला को अजीब नजरों से देखता है। बेला सब कुछ नोटिस करती है। ऐसा लगता है जैसे एडवर्ड को बेला से बहुत बदबू आ रही है, और क्लास खत्म होने पर एडवर्ड बेला से बिना कुछ बोले ही बाहर चला जाता है। अब बेला एडवर्ड के ऐसे रवैये से शॉक्ड हो जाती है और पूरे दिन सोचती रहती है। वो डिसाइड करती है कि अगले दिन एडवर्ड से वो उसके ऐसे रवैये के बारे में पूछेगी, लेकिन अगले दिन एडवर्ड स्कूल नहीं आता है। बेला इंतजार करती रहती है, लेकिन वो बहुत दिनों तक स्कूल नहीं आता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक आदमी को पकड़कर मार डालते हैं। इसके बाद अगले सीन में बेला और उसके फादर को दिखाया जाता है। चार्ली बेला से बोलता है कि वो रात के खाने के समय उसका इंतजार ना करे, क्योंकि उन्हें केस की जांच करने जाना होता है जहां एक आदमी को जानवरों ने मार डाला होता है। दरअसल बेला के फादर उसी आदमी की बात कर रहे होते हैं जिसे पिछले सीन में 2 आदमियों ने मार डाला था। इसके बाद बेला स्कूल जाती है। वहां बायोलॉजी की क्लास में उसे एडवर्ड मिलता है, जिसे देखकर बेला को हैरानी होती है। बेला कुछ पूछे उसके पहले ही एडवर्ड खुद बेला से बात करता है और उसके और उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। बातचीत में बेला नोटिस करती है कि एडवर्ड की आंखों का रंग पूरी तरह से बदल गया है। बेला उससे उसकी आंखों के रंग के बारे में पूछती है तो एडवर्ड झिझक कर वहां से चला जाता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद जब बेला अपने घर लौटने के लिए अपनी गाड़ी के पास जाती है, तभी उसी समय एक कार अनबैलेंस्ड हो जाती है और बेला को टक्कर मारने ही वाली होती है कि अचानक एडवर्ड बेला और कार के बीच में आ जाता है और एक ही हाथ से कार को रोक देता है। ये सब देखकर बेला बहुत हैरान थी, और इसके पहले कि वो एडवर्ड से कुछ बोले या कुछ पूछे, एडवर्ड वहां से भाग जाता है। वैसे बेला को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बेला को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां बेला की मुलाकात मिस्टर कलिन से होती है, जो एक डॉक्टर हैं और एडवर्ड के फादर भी हैं। बेला उन्हें बताती है कि एडवर्ड ने उसे बचाया है। वो बहुत दूर खड़ा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो वहां आ गया। मिस्टर कलिन को बेला की इन बातों से बिल्कुल हैरानी नहीं होती है। वो बस कहते हैं तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। इसके बाद बेला एडवर्ड को, मिस्टर कलिन और रोजली को आपस में बातें करते देखती है। रोजली भी कलिंस फैमिली की एक मेंबर है। फिर बेला एडवर्ड को बुलाती है और उससे पूछती है कि उसने ये कैसे किया, लेकिन एडवर्ड कुछ भी नहीं बताता और वहां से चला जाता है। अब तक बेला एडवर्ड को पसंद करने लगी थी, लेकिन एडवर्ड उसे अनदेखा कर रहा होता है। फिर एक दिन एडवर्ड स्कूल में
खुद ही बेला के पास आता है और उससे बातें करता है। बेला एडवर्ड को एक बीच पर आने के लिए इनवाइट करती है जहां उसके क्लासमेट जाने वाले होते हैं। जब बेला अपने क्लासमेट्स के साथ उस बीच पर पहुंचती है तो वहां एडवर्ड नहीं आता है, लेकिन जेकब अपने दोस्तों के साथ वहां आता है। बेला बताती है कि उसने एडवर्ड को भी इनवाइट किया है। तभी जेकब का दोस्त कहता है कि कलिंस यहां नहीं आ सकते। बेला को यह बात समझ नहीं आती। वो इस बारे में जेकब से पूछती है। तब जेकब बताता है कि उनका परिवार भेड़िया फैमिली से जुड़ा हुआ है और कलिंस का वैम्पायर से, इसलिए आपसी टकराव से बचने के लिए दोनों फैमिलीज ने एक समझौता किया है और अपना अपना एरिया डिवाइड कर लिया है और इस समझौते के अनुसार वो एक दूसरे के एरिया में एंटर नहीं करते हैं। ये सब सुनकर बेला डर जाती है। तभी जेकब बेला से कहता है कि ये सब तो एक मजाक था, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जेकब टॉपिक चेंज कर देता है। लेकिन बेला को जेकब की बातों पर कुछ डाउट होता है। वो घर जाकर इन सब के बारे में रिसर्च करना शुरू करती है जहां उसे एक बुक का पता चलता है। बेला अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाती है और वहां से उस बुक को लेने के लिए थोड़ी दूर की एक दुकान पर जाती है जिसे वो खोज रही होती है। लेकिन बुक शॉप से वापस आने पर रात हो चुकी होती है और जब बेला वापस आती है तभी सड़क पर कुछ लड़के उसको छेड़ते हैं। बेला उन लड़कों से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एडवर्ड वहां कार लेकर आ जाता है। एडवर्ड उन लड़कों को बस अपनी आंखों से ही डरा देता है और वो लड़के वहां से भाग खड़े होते हैं। एडवर्ड बेला को कार में लेकर जाता है। अब बेला फिर से एडवर्ड से सवाल पूछने लगती है। तब एडवर्ड कहता है कि वो तो खुद ही उससे दूर रहना चाहता है, लेकिन उसको मदद की जरूरत थी, इसलिए उसे सामने आना पड़ा। अब एडवर्ड बेला को उस रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां वो अपनी फ्रेंड से मिलने वाली होती है, लेकिन बेला की फ्रेंड्स उसका इंतजार करने के बाद खाना खा चुकी थी और घर वापस जा रही थी। तब एडवर्ड उनको कहता है कि मैं बेला को डिनर करवाकर घर छोड़ दूंगा। अब बेला और एडवर्ड रेस्टोरेंट में जाते हैं। बेला खाने का ऑर्डर करती है, लेकिन एडवर्ड अपने लिए कोई ऑर्डर नहीं देता है। बेला एडवर्ड से पूछती है, तुम सच में कुछ नहीं खाओगे? एडवर्ड कहता है, नहीं, मैं स्पेशल डाइट पर हूँ। यहाँ एडवर्ड बेला को बताता है कि वो किसी का भी मन पढ़ सकता है और वो बेला को उस रेस्टोरेंट में बैठे लोगों का दिमाग रीड करके बताता है। वो बेला को बताता है कि वो सबका दिमाग पढ़ लेता है, लेकिन उसका दिमाग नहीं पढ़ पाता है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एडवर्ड बेला को घर छोड़ने जाता है, जहां रास्ते में पुलिस स्टेशन पर काफी सारी गाड़ियां रहती हैं और वहां दोनों के फादर्स भी मौजूद थे। जब वो दोनों वहां जाते हैं तो उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर मिस्टर कलिन मिलते हैं। वो दोनों को बताते हैं कि पास के फॉरेस्ट एरिया में कुछ जानवरों ने एक आदमी को मार डाला है जो चार्ली का अच्छा दोस्त था। बेला अपने फादर से मिलती है। चार्ली अपने दोस्त के मर्डर से बहुत दुखी था क्योंकि मरने वाले शख्स को वो अच्छे से जानता था और वो दोनों 30 साल से दोस्त थे। दरअसल इस आदमी को भी उन्हीं लोगों ने मारा था जिन लोगों ने पहले एक आदमी को मारा था। अब यहां से बेला अपने घर जाती है और उस किताब को पढ़ना शुरू करती है जिसे वो बुक शॉप से लाई थी। इस बुक में बताई इंफॉर्मेशन से उसे पता चलता है कि एडवर्ड एक वैम्पायर है। अगले दिन स्कूल में बेला एडवर्ड को एक पहाड़ पर लेकर जाती है जहां बेला उसे बताती है कि वो जान चुकी है कि वो कौन है। एडवर्ड कहता है, तो बता दो। बेला बोलती है, वैम्पायर। एडवर्ड बेला को बहुत डराने की कोशिश करता है, लेकिन बेला एडवर्ड से कहती है, मुझे पता है तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद एडवर्ड बेला को अपनी पीठ पर बिठाता है और बहुत तेज स्पीड से पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है और वहां पहुंचकर वो बेला के सामने ही सूरज की रोशनी में खड़ा होता है और जैसे ही सूरज की किरणें एडवर्ड के शरीर पर पड़ती हैं तो वो चमकने लगता है। एडवर्ड कहता है, यही मेरी हकीकत है। अब तो तुम समझ ही गई होंगी कि क्यों हम लोग धूप में स्कूल नहीं आते। एडवर्ड कोशिश करता है कि बेला को डराकर वह खुद से दूर कर दे, लेकिन बेला को एडवर्ड के वैम्पायर होने से कोई दिक्कत नहीं थी। तब एडवर्ड बेला से कहता है कि मेरी फैमिली दूसरे वैम्पायर से अलग है क्योंकि हम केवल जानवरों का ही शिकार करते हैं। हमने अपनी प्यास को काबू में रखना सीख लिया है, लेकिन तुम्हारी खुशबू मेरे लिए एक नशा है और मैं इसमें डूबना चाहता हूं। आगे एडवर्ड बोलता है, लगता है जैसे तुम्हारा ही इंतजार था। आज शिकारी खुद शिकार के जाल में फंस गया। अब अगले दिन एडवर्ड बेला को अपनी कार से स्कूल लेकर जाता है। सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहली बार एडवर्ड किसी लड़की के साथ स्कूल आया था और वो लड़की बेला थी। एडवर्ड बेला को अपनी और अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताता है।
कि कैसे मिस्टर कलेन ने उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसे वैम्पायर में बदल दिया। वो ये भी बताता है कि उन सभी के पास अलग अलग टाइप के स्पेशल पावर हैं। जैसे एडवर्ड किसी का भी माइंड रीड कर सकता है, तो वहीं एलिस फ्यूचर देख पाती है। अब आगे एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली से मिलने चलने के लिए कहता है, और जब बेला एडवर्ड के साथ उसके घर जाती है तो वहां सभी बेला के लिए किचन में खाना बनाते हैं। दरअसल कलिंस फैमिली वैम्पायर्स की फैमिली है, इसलिए उनको कभी किचन की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। आज पहली बार किचन में कुछ बनाया जा रहा था, लेकिन बेला खाना खाकर आई होती है क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ कोई खाना खाता ही नहीं है, और वह सही भी थी। लेकिन रोजली को बेला की ये बात पसंद नहीं आती है। वो मिस्टर कलिंस से कहती है, इंसानों के हमारे घर में आने से हमारा राज खुल सकता है। लेकिन मिस्टर कलेन रोजली से कहते हैं कि एडवर्ड बेला से प्यार करता है, इसलिए अब वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। रात को एडवर्ड बेला के घर आता है और उसके कमरे में इंटर होता है, जहां दोनों आपस में पूरी रात बातें करते हैं। बेला के सो जाने के बाद भी एडवर्ड बेला को ही निहारता रहता है। फिर अगले दिन एडवर्ड बेला के पिता से मिलता है और बेला को साथ में लेकर जाने की परमिशन मांगता है। चार्ली मान जाता है। एडवर्ड बेला को खराब मौसम में जंगल के बीच में लेकर जाता है, जहां पूरी कलिंस फैमिली बेसबॉल खेलने की तैयारी कर रही होती है। बेला को अंपायर बनाकर सभी खेलना शुरू करते हैं। दरअसल कलिंस फैमिली खराब मौसम में इसलिए खेलना पसंद करती है क्योंकि खराब मौसम में कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता था। तभी वहां जेम्स, विक्टोरिया और लॉरेंट आ जाते हैं। ये वही वैम्पायर हैं जो फॉक्स में लोगों का शिकार कर रहे होते हैं और जिनने चार्ली के दोस्त को भी मारा था। ये सभी इंसानों का खून पीना पसंद करते हैं। उनको बेला की खुशबू से पता चल जाता है कि बेला एक ह्यूमन है। जेम्स बेला का खून पीने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी उनके बीच में एडवर्ड और कलिंस आ जाते हैं। जेम्स, विक्टोरिया और लॉरेंट वहां से चले जाते हैं। पूरी कलिंस फैमिली बहुत टेंशन में आ जाती है। एडवर्ड बेला को बताता है कि मैंने जेम्स का माइंड रीड किया, उसे शिकार करना एक खेल लगता है, वो जरूर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो कभी नहीं रुकता, इसलिए उसे मारना ही होगा। बेला घर जाना चाहती थी, लेकिन एडवर्ड कहता है कि वहां तुम सेफ नहीं हो और तुम्हारे वहां रहने से तुम्हारे फादर की जान को भी खतरा है, इसलिए तुम्हें कहीं और रखना होगा, वो भी अभी। बेला मान जाती है। यहां से बेला उसके घर जाती है और अपने पिता चार्ली से कहती है कि वो उनसे परेशान हो गई है, जैसे उसकी मां हो गई थी, इसलिए वो यहां से वापस अपनी मां के पास जा रही है, वो भी अभी। दरअसल चार्ली बेला की बहुत केयर करता था, इसलिए बेला उसे बुरा भला बोलकर चोट पहुंचाती है ताकि वो उसे जाने से रोके नहीं और वो भी सेफ हो जाए। अब पूरी कलिंस फैमिली बेला को बचाने का प्लान बनाती है और एलिस बेला को अपने साथ ले जाती है और बाकी सब जेम्स के आने का इंतजार करते हैं। रोजली बेला का जैकेट पहनकर जंगल में कई जगह उससे मार करती है, जिसकी खुशबू से जेम्स उसका पीछा करता है। लेकिन जेम्स को पता चल जाता है कि उसे फंसाया जा रहा है और वो तुरंत अपना रास्ता बदल देता है। आगे बेला को उसके घर से फोन आता है, जिसमें उसकी मां बेला बेला चिल्लाती है। बेला कुछ समझ पाए उसके पहले ही जेम्स फोन पर आता है और कहता है कि उसने उसकी मॉम को किडनैप कर लिया है और अगर वो उनको जिंदा देखना चाहती है तो बिना किसी को बताए चुपचाप वॉलेट स्टूडियो में आ जाए। बेला डर जाती है और अपनी मां को बचाने के लिए एलिस और जेस्पर को बिना बताए वॉलेट स्टूडियो चली जाती है। वहां पहुंचने पर बेला को पता चलता है कि ये जेम्स का बिछाया जाल था, क्योंकि बेला की मां वहां नहीं थी और जो आवाज बेला ने सुनी थी वो उसकी मां की पुरानी एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। जेम्स कहता है, मुझे शिकार को फंसाने में बहुत मजा आता है। बेला भागने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स उसे दूर फेंक देता है और उसको दर्द देने के लिए उसका पैर तोड़ देता है। बेला दर्द से कराहते हुए एडवर्ड को याद करती है। तभी वहां एडवर्ड की एंट्री होती है। जेम्स बेला को आईने से चोट पहुंचाता है। बेला का खून निकलते देख एडवर्ड बेला को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स एडवर्ड को पीछे धकेल देता है और उसकी आंखों के सामने बेला का हाथ पर काट लेता है। अब एडवर्ड गुस्से में पागल हो जाता है और जेम्स पर हमला करता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और इसी बीच बाकी कलिंस भी वहां आ जाते हैं। वो लोग जेम्स को पकड़कर आग के हवाले कर देते हैं। बेला की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। बेला को बचाने के लिए एडवर्ड उसके हाथ को अपने मुंह में लेता है और जेम्स का जहर को वापस खींच लेता है और उसे वैम्पायर बनने से रोकता है। बेला बेहोश हो जाती है
और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है जहां उसकी मॉम भी मौजूद होती है और एडवर्ड भी वहीं था। बेला का एक पैर टूट गया था लेकिन वो अब ठीक थी। बेला की मॉम उसे अपने साथ चलने को कहती है लेकिन बेला कहती है नहीं, मैं फॉक्स में ही रहूंगी। अब बेला के हॉस्पिटल से घर आने के बाद एडवर्ड उसे पार्टी के लिए लेकर जाता है। एडवर्ड जब गाड़ी पार्क करने जाता है तब जेकब बेला से मिलता है और उसे एडवर्ड से दूर रहने की सलाह देता है जिसे बेला इग्नोर कर देती है। तभी एडवर्ड वहां आता है और बेला को वहां से लेकर जाता है। अब एडवर्ड और बेला पार्टी में जाते हैं जहां वो साथ में समय बिताते हैं, डांस करते हैं। बेला एडवर्ड से कहती है मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती, इसलिए तुम मुझे भी वैम्पायर बना दो। एडवर्ड बेला से पूछता है क्या तुम अभी वैम्पायर बनना चाहती हो? बेला हाँ कहती है। एडवर्ड बेला के गाल के पास जाता है लेकिन उसे काटने की जगह पर वो उसे किस करके बोलता है क्या मेरे साथ एक ही जिंदगी गुजारना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? बेला बोलती है काफी है लेकिन अभी के लिए। दरअसल एडवर्ड बेला को वैम्पायर नहीं बनाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि ये एक अभिशाप है और अब दोनों फिर से रोमांटिक म्यूजिक पर डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ विक्टोरिया उन दोनों पर नजर रख रही होती है ताकि वो जेम्स का बदला ले सके। ट्वाइलाइट न्यू मून फिल्म की शुरुआत होती है एक सपने के साथ जो बेला देख रही होती है। वो एक बूढ़ी औरत को देखती है जो उसकी दादी होती है। वहां एडवर्ड भी उसके साथ मौजूद होता है। बेला अपनी दादी से एडवर्ड को मिलवाती है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत उसकी दादी नहीं बल्कि उसका ही बुढ़ापा है। इस सपने का सीधा सा मतलब था कि वो यानी कि बेला बूढ़ी होकर अपनी दादी के जैसी हो जाएगी लेकिन एडवर्ड तब भी ऐसा ही जवान रहेगा। तभी डोरबेल की आवाज के साथ बेला का सपना टूट जाता है। बेला के फादर चार्ली बेला को बर्थडे विश करते हैं और गिफ्ट देते हैं। दरअसल आज बेला का 18th बर्थडे होता है। घर से बेला स्कूल जाती है जहां वो एडवर्ड से मिलती है। वो उसे बर्थडे विश करता है। थोड़ी देर में जेकब भी आता है और बेला को बर्थडे विश करता है और उसको एक गिफ्ट भी देता है। अब जब बेला और एडवर्ड कॉलेज के अंदर जाते हैं तो वहां एलिस जेस्पर के साथ उसे बर्थडे विश करती है और रात को अपने घर भी बुलाती है जहां वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। रात में जब बेला कलिंस फैमिली के घर में जाती है तो वहां सभी उसको गिफ्ट देते हैं लेकिन गिफ्ट को खोलते समय बेला की उंगली में पिन चुभ जाती है और उसका खून बहने लगता है। खून को देखते ही जेस्पर काबू खो देता है और बेला पर हमला करने के लिए दौड़ता है लेकिन तभी एडवर्ड बीच में आ जाता है और बेला और जेस्पर को अलग अलग साइड में फेंक देता है। बेला टेबल पर गिरती है और उसे कांच से चोट लग जाती है। मिस्टर कलिन उसको वहां से ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बेला बार बार एडवर्ड से खुद को वैम्पायर में बदलने को कहती है लेकिन एडवर्ड कहता है कि ये एक सजा है। अगले दिन एडवर्ड बेला से मिलता है और उसे बताता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा वैम्पायर्स के बीच में रहना सेफ नहीं है और अब हमारा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। बेला उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है कि अब तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी और एडवर्ड वहां से चला जाता है हमेशा के लिए। बेला उसके पीछे पीछे जाती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो रोते रोते जंगल में ही बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर बेला के फादर चार्ली को बेला की बहुत फिक्र होती है क्योंकि बेला का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा होता है। तभी सेम जो कि जेकब का दोस्त है और साथ ही साथ बेला को भी जानता है वो उसे जंगल से उसके घर तक छोड़ता है लेकिन एडवर्ड के इस तरह से चले जाने से बेला पूरी तरह से टूट जाती है। वो खुद को दूसरों से अलग रखने लगती है। धीरे धीरे कई महीने निकल जाते हैं लेकिन बेला का दुख कम नहीं होता और अब बेला को नींद में भी पैनिक अटैक आने लगते हैं। चार्ली बेला की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान होता है। वो बेला के पास जाता है और उससे कहता है कि शायद तुम्हें अपनी माँ के पास वापस चले जाना चाहिए। बेला कहती है मैं फॉक्स में ही रहना चाहती हूँ। चार्ली कहता है कि तुम यहाँ खुश नहीं हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता। बेला कहती है ठीक है, मैं अपने दोस्तों से मिलूंगी और खुद को संभालने की कोशिश करूंगी। अब बेला एडवर्ड को भुलाने की कोशिश करती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाती है। वहां उसे रोड पर कुछ गुंडे दिखाई देते हैं
उसे याद आता है कि पिछली बार जब वो ऐसे ही गुंडों के बीच में फंस गई थी तब एडवर्ड ने उसे बचाया था। वो उनमें से एक गुंडे के पास जाती है और उसके साथ राइड भी करती है, लेकिन एडवर्ड की परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ती है। दरअसल लगातार एडवर्ड को याद करते रहने के कारण वो अब एडवर्ड को हर जगह महसूस करती थी। वो वहां से वापस अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है। अब बेला जेकब के पास जाती है जहां वो कबाड़े से कुछ मोटर बाइक लेकर आई थी। वो जेकब से उनको ठीक करने को कहती है। जेकब मान जाता है। दरअसल बेला को जेकब के साथ टाइम बिताना पसंद था, इसलिए वो ये सब लेकर वहां आई थी और जेकब को भी बेला पसंद थी, इसलिए वो इनको ठीक करने के लिए तुरंत राजी हो जाता है। अब बेला बाइक की रिपेयरिंग के साथ जेकब के साथ काफी टाइम बिताने लगती है। जब बाइक ठीक हो जाती है तब जेकब बेला को उस बाइक की राइड करवाता है, जहां राइडिंग के दौरान वो एडवर्ड को याद करती है और अपना बैलेंस खो देती है और बाइक से नीचे गिर जाती है। जेकब तुरंत वहां पहुंचता है और उसके जख्म को अपनी शर्ट से पोंछता है और बोलता है, बस थोड़ी सी चोट है, जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बेला जेकब की फिटनेस को देखती है और कहती है, तुम बहुत हैंडसम हो जेकब। जेकब शर्मा जाता है और कहता है, लगता है चोट का असर दिमाग पर हुआ है। अब कॉलेज में भी बेला अपने दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करती है। वो अपने एक कॉलेज फ्रेंड के कहने पर मूवी देखने जाती है, जहां वो जेकब को भी बुलाती है। वैसे ये सीन इस फिल्म का एक आइकॉनिक सीन है जो मेन विल बी मेन वाली थीम पर शूट करता हुआ नजर आता है, जहां बेला इन दोनों के बीच में बैठी होती है और दोनों अपना हाथ साइड में रखते हैं ताकि बेला उसका हाथ थाम सके, लेकिन बेला ऐसा कुछ नहीं करती है। पिक्चर में खून खराबा देखकर बेला का कॉलेज वाला दोस्त उल्टी करने के लिए टॉयलेट में भाग जाता है। बेला और जेकब भी बाहर आ जाते हैं। यहाँ जेकब बेला को प्रपोज करता है, लेकिन बेला मना कर देती है और कहती है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मेरा दिल टूट चुका है और मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। जेकब कहता है, देखो मैं जानता हूं तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें कभी शिकायत नहीं होगी, मुझ पर भरोसा करो। इतने में वहां बेला का कॉलेज वाला दोस्त आ जाता है, जिस पर जेकब गुस्सा करता है। बेला उसे रोकने के लिए पकड़ती है और बेला हैरान होकर बोलती है, जेकब तुम्हारी बॉडी तो बहुत गर्म हो रही है, जैसे तुम्हें बुखार हो। जेकब वहां से चला जाता है। अगले दिन बेला जेकब से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब की साइड से कोई भी जवाब नहीं आता है। काफी कोशिश करने के बाद भी जब जेकब से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, तब बेला अपनी पिकअप से जेकब के घर जाती है, जहां उसे जेकब मिल जाता है। लेकिन अब जेकब काफी बदल चुका था। उसने अपने लंबे बाल काट लिए थे और कंधे पर टैटू बनवाया था, जो सेम और उसके दोस्तों के कंधे पर भी बना रहता था। बेला जब इन सब के बारे में जेकब से पूछती है तो जेकब गुस्से से उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। वो आगे बोलता है, बेला हमारी दोस्ती खत्म हुई, मैं अब अच्छा नहीं हूं, तुम जाओ, फिर कभी मत आना। बेला काफी कोशिश करती है कि वो उसकी बात सुने, लेकिन वो नहीं सुनता है और वहां से अपने दोस्त सेम के ग्रुप में चला जाता है। एक बार फिर से बेला अकेली हो जाती है। फिर एक दिन वो जंगल में जाती है, जहां वो एडवर्ड से मिलती थी, लेकिन वहां उसे लॉरेंट मिलता है। लॉरेंट वही वैम्पायर है जो जेम्स और विक्टोरिया के साथ रहता था। वो विक्टोरिया के कहने पर बेला को ढूंढ रहा था। दरअसल विक्टोरिया जेम्स से प्यार करती है, जिसे कलिंस फैमिली ने तब मार डाला था जब वो बेला का शिकार करने की कोशिश करता है। और अब विक्टोरिया कलिंस फैमिली से बदला लेने के लिए बेला को मारना चाहती है, जिसमें लॉरेंट भी उसका साथ दे रहा है। लॉरेंट बेला से कलिंस फैमिली के बारे में पूछताछ करता है और फिर वो बेला का खून चूसने के लिए आगे बढ़ता है। बेला बहुत घबरा जाती है। तभी झाड़ियों में से कुछ गुर्राने की आवाज आती है और वहां से एक के बाद एक 4 बड़े बड़े भेड़िए बाहर आते हैं, जो लॉरेंट को गुस्से से घूर रहे थे। लॉरेंट वहां से भागता है और भेड़िए भी उसके पीछे भागते हैं। बेला को जैसे ही मौका मिलता है वो वहां से सीधे अपने घर जाती है और अपने फादर चार्ली को बताती है कि शहर में जो मौतें हो रही हैं उसका कारण कोई भालू नहीं बल्कि बड़े बड़े भेड़िए हैं।
अब रात में बेला से मिलने जेकब उसके रूम पर आता है। वो बेला से कहता है, बेला मेरे रवैये के लिए मुझे माफ करना, लेकिन असलियत से तुम वाकिफ नहीं हो। बेला कुछ समझ नहीं पाती है। तब जेकब बेला से कहता है कि बेला, जब हम बीच पर मिले थे तब मैंने तुम्हें कुछ बताया था, उसे याद करो बेला, क्या कहा था मैंने। और उसके बाद जेकब वहां से चला जाता है। अब बेला जेकब से मिलने जाती है जहां जेकब बिस्तर पर लेटा होता है। वहीं उसे बाहर सेम अपने दोस्तों के साथ आता हुआ नजर आता है। बेला वहां जाती है और उनसे लड़ती है और बोलती है, आखिर तुम लोगों ने क्या किया है जेकब के साथ। जिस पर उनमें से एक बेला और एडवर्ड के रिलेशनशिप को लेकर कमेंट करता है। बेला गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाने के बाद उसका गुस्सा भड़क जाता है और वह देखते ही देखते भेड़िए में बदल जाता है। भेड़िया बेला पर हमला करने के लिए दौड़ता है। बेला वहां से भागने लगती है। सामने से आते हुए जेकब को देखकर वो उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन जेकब बेला के सर के ऊपर से कूदता है और जमीन तक पहुंचते पहुंचते वो भी एक विशाल भेड़िए में तब्दील हो जाता है। अब ये दोनों भेड़िए एक दूसरे पर हमला करते हैं। यहाँ पता चलता है कि आखिर क्यों जेकब अचानक बदल गया था। दरअसल जेकब एक भेड़िया था और सैम का ग्रुप भेड़ियों का ग्रुप था जो वैम्पायर्स का शिकार करते हैं। सैम बेला को अपने घर भिजवा देता है, जहां बेला सैम की गर्लफ्रेंड से मिलती है, जिसके आधे चेहरे पर कट के बड़े बड़े निशान होते हैं। और थोड़ी देर में वहां जेकब अपने सभी दोस्तों के साथ भी आ जाता है। जेकब बेला को बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है, जहां वो बताता है कि ये शक्ति उसको पैदा होने के साथ ही मिली है, वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। बेला जेकब से पूछती है कि तुम्हारे दोस्तों ने जंगल में क्यों लोगों को मारा। जेकब बोलता है कि हम वैम्पायर्स को छोड़कर किसी को नहीं मारते। तब बेला को समझ में आ जाता है कि जंगल में होने वाले मर्डर्स कोई और नहीं बल्कि विक्टोरिया कर रही होती है। जेकब बताता है कि पता नहीं क्यों वो बार बार इस एरिया में आती है। बेला समझ जाती है कि वो उसको ही मारने के लिए आ रही है। जेकब और उसका ग्रुप बेला को सिक्योरिटी देता है। वहीं अब सभी भेड़िए विक्टोरिया को मारने के लिए जंगल में ढूंढते हैं, जहां उन्हें विक्टोरिया मिल जाती है। भेड़िए विक्टोरिया का पीछा करते हैं, लेकिन विक्टोरिया भागते भागते समुद्र में कूद जाती है और भेड़ियों से बच जाती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला अपनी तन्हाई से परेशान हो जाती है और मरने का फैसला लेती है और अपनी जान देने के लिए पहाड़ी से समुद्र में कूदती है और उसकी लहर में डूब जाती है। तभी वहां जेकब आता है, जो उसे पानी से बाहर निकाल लेता है और उसकी जान बच जाती है। और फिर जेकब बेला को उसके घर छोड़ने जाता है, जहां रास्ते में वो बेला को बताता है कि वो इसलिए उससे दूर हो रहा होता है क्योंकि वो एक भेड़िया है और भेड़िए का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। एक बार सैम ने भी गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड पर हमला कर दिया था, जिसके कारण उसका चेहरा खराब हो गया और वो नहीं चाहता कि वो बेला को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाए। घर पहुंचने पर बेला देखती है कि मिस्टर कलिन की कार उसके घर के बाहर खड़ी होती है। वो बहुत खुश हो जाती है। जेकब उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती और अपने घर में जाती है, जहां एलिस उसका इंतजार कर रही होती है। एलिस बेला को बताती है कि उसने उसे पानी में डूबते हुए देखा था, इसलिए वो उससे मिलने आई है। दरअसल एलिस के पास ये पावर है कि वो फ्यूचर को देख लेती है, लेकिन ये फ्यूचर सब्जेक्टेड होता है। एलिस और बेला आपस में बात कर रहे होते हैं कि वहां जेकब भी आ जाता है। जेकब देखना चाहता था कि बेला ठीक है या नहीं। एलिस घर के बाहर चली जाती है और जेकब के बाहर आने का इंतजार करती है। जेकब एक बार फिर बेला को अपना प्यार जताने की कोशिश करता है। तभी उसके घर का फोन बज उठता है, जिसे जेकब उठा लेता है। ये फोन एडवर्ड ने किया था। वो बेला के बारे में पूछताछ करता है। जेकब उसे बताता है कि बेला घर पर नहीं है और उसके घर वाले मातम मना रहे हैं। तभी एलिस घर में भागते हुए आती है और बेला को बताती है कि एडवर्ड खुद को मारना चाहता है, क्योंकि रोजली ने उसे बताया है कि तुम पानी में डूबकर मर चुकी हो और अब वो वोल्टुरी के पास जा रहा है खुद को खत्म करने के लिए। बेला और एलिस एडवर्ड को रोकने के लिए जल्दी से वहां पर रवाना हो जाते हैं। वोल्टुरी फैमिली बहुत खतरनाक
पावरफुल और पुरानी थी, इसलिए वो पूरी दुनिया के वैम्पायर्स को कंट्रोल करती थी। उनके अपने नियम थे, जिनमें सबसे खास अपनी पहचान छुपाना था। अब एडवर्ड खुद को वोल्टुरी के सामने पेश करता है, जहां 3 वैम्पायर जजमेंट के लिए बैठे होते हैं। इनमें से एरो बीच में बैठा होता है, जो इस ग्रुप का लीडर होता है। एरो एडवर्ड को मारने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसने ना तो कोई कानून तोड़ा था और ना ही कोई दूसरी वजह थी। एडवर्ड डिसाइड करता है कि वो अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रख देगा, ताकि एरो को उसे मारना ही पड़े। वहीं एलिस एडवर्ड का फ्यूचर देख लेती है और जान जाती है कि एडवर्ड क्या करने वाला है। फिर एलिस और बेला जल्दी जल्दी वहां पहुंचते हैं, जहां एडवर्ड खुद को दुनिया के सामने अपने वैम्पायर होने की सच्चाई को जाहिर करने वाला था। वो धीरे धीरे धूप में आने लगता है, लेकिन इसके पहले कि वो लोगों को दिखाई दे पाता, बेला उसको गले लगा लेती है और एडवर्ड से कहती है, मैं जिंदा हूं एडवर्ड। एडवर्ड खुशी से बेला को गले लगा लेता है, लेकिन तभी 2 वैम्पायर गार्ड वहां आते हैं और उनको वोल्टुरी के सामने चलने को बोलते हैं। एलिस भी वहां आ जाती है। अब इन तीनों को एरो के सामने पेश किया जाता है। एरो के पास ये पावर थी कि वो किसी का भी हाथ अपने हाथ में रखने के साथ ही उसकी पूरी हिस्ट्री जान लेता है और उसके दिमाग को पूरा पढ़ लेता है। सबसे पहले एरो एडवर्ड का दिमाग पढ़ता है, जिसमें उसे पता चलता है कि बेला पर एडवर्ड का पावर काम नहीं करा, इसलिए वो भी अपने पावर से बेला के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो हैरान होकर हंसने लगता है, क्योंकि वो भी इसमें नाकाम होता है। अब वो अपने एक साथी से भी बेला पर अपनी पावर का यूज करने को कहता है, लेकिन वो भी नाकाम रहती है। अब एरो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर बेला का क्या किया जाए। तभी बाकी जज एरो से कहते हैं, ये सारे राज जान चुकी है, ये अच्छी बात नहीं है। तुम जानते हो एरो हमें क्या करना है। एरो बेला को मारने के लिए अपने एक मेंबर को इशारा करता है। एडवर्ड बेला को बचाने के लिए उस वैम्पायर से फाइट करता है, लेकिन सही खुराक नहीं लेने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका होता है और उसका मुकाबला नहीं कर पाता। और फिर एरो एडवर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बेला घबराकर कहती है, प्लीज रुकिए, मुझे मार दो, लेकिन इसे छोड़ दो। एरो मान जाता है और उसका खून चूसने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एलिस को फ्यूचर दिखाई देता है। वो एरो को रोकती है और कहती है कि बेला वैम्पायर बनेगी, मैं उसे पिशाच बनाऊंगी, मैंने फ्यूचर देख लिया है। एरो क्रॉस चेक करता है, जिसमें उसे बेला का वैम्पायर रूप दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो इन सब को छोड़ देता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी इसे पिशाच बना दो, इसी में सबकी भलाई है। इसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। अब बेला वापस फॉक्स में आने के बाद कलिंस फैमिली से मिलती है, जहां वो सभी फैमिली मेंबर्स के सामने वैम्पायर बनने का प्रपोजल रखती है, जिसके लिए रोजली को छोड़कर सभी तैयार हो जाते हैं। अब जब एडवर्ड बेला को उसके घर छोड़ने जाता है, तब जेकब रास्ते में उनका रास्ता रोकता है। एडवर्ड और बेला जेकब के पास जाते हैं, जहां जेकब कहता है कि वो बेला को वैम्पायर नहीं बनने देगा। साथ ही वो एडवर्ड को समझौते का एक नियम बताते हुए कहता है, अगर तुम में से किसी ने भी इंसानों का खून पिया तो समझौता वहीं खत्म माना जाएगा। बेला जेकब को समझाती है कि वो अपनी खुशी से वैम्पायर बनना चाहती है। वो जेकब के पास जाती है, उसे प्यार से समझाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ और एडवर्ड को भी, लेकिन एडवर्ड मेरा पहला प्यार है, इसलिए मुझे उसका साथ देने के लिए वैम्पायर बनने दो। फिर जेकब और एडवर्ड में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इसके पहले कि दोनों आपस में भिड़ जाएं, बेला इन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। बेला जोर से कहती है, रुको, तुम दोनों को कुछ होने से पहले मैं खुद मरना पसंद करूंगी। जेकब वहां से चला जाता है। अब एडवर्ड बेला से कहता है कि जेकब सही है, तुम्हें वैम्पायर नहीं बनना चाहिए। दरअसल एडवर्ड अभी भी बेला को वैम्पायर नहीं बनाना चाहता था। वो बेला से कहता है, तुम बहुत जिद्दी हो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वैम्पायर बनाऊं तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। बेला शर्तें पूछती है। एडवर्ड बोलता है, हमेशा मेरा साथ दोगी? बेला हाँ करती है और फिर एडवर्ड अपनी दूसरी शर्त बताता है, मुझसे शादी कर लो।
बेला एडवर्ड की इस शर्त से हैरान हो जाती है क्योंकि वो एक इंसान है जबकि एडवर्ड एक वैम्पायर, और फिल्म यहीं पर आकर रुक जाती है। हॉलीवुड जोकी प्रेजेंटिंग द ट्वाइलाइट सागा एक्लिप्स। फिल्म की शुरुआत में सिएटल शहर दिखाया जाता है जो फॉक्स के ही पास का ही शहर होता है। यहाँ एक आदमी कैसीनो से बाहर जाता है जिसका नाम रिले होता है। बारिश में जब वो कहीं जा रहा होता है तभी एक परछाई उस पर हमला करती है। रिले वहां से भागता है लेकिन तभी वो परछाई फिर से हमला करती है और उसके हाथ में काट लेती है और वो वैम्पायर में तब्दील होने लगता है। अब अगले सीन में एडवर्ड और बेला को दिखाया जाता है। एडवर्ड बेला से शादी के लिए कहता है लेकिन बेला कहती है कि वो दोनों शादी के बिना भी साथ रह सकते हैं। बेला एडवर्ड को उसे वैम्पायर में बदलने को कहती है लेकिन एडवर्ड शर्त रखता है कि वो उसे वैम्पायर बना देगा अगर वो उससे शादी कर लेती है तो। अब जब बेला घर आती है तो उसके फादर चार्ली उसे एडवर्ड के अलावा अन्य लोगों के साथ समय बिताने के लिए कहते हैं। वो बेला को याद दिलाते हैं कि जब तुम अकेली थी तब जेकब ने तुम्हारा साथ दिया था और अब तुम्हें भी उसको समय देना चाहिए। बेला को अपने फादर चार्ली की बात सही लगती है। वो जेकब से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन जेकब की साइड से कोई भी जवाब नहीं आता है। तब बेला जेकब से मिलने जाती है लेकिन तभी एडवर्ड वहां आ जाता है और बेला को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे जेकब पर भरोसा नहीं है, एक भेड़िया गुस्से में कुछ भी कर सकता है। बेला जाना कैंसिल कर देती है। अगले दिन बेला कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी फेयरवेल पार्टी के बारे में डिस्कस करती है। वहीं एलिस को कुछ फ्यूचर दिखाई देता है जिसके बारे में वो एडवर्ड को भी बताती है लेकिन वो बेला को कुछ नहीं बताते हैं। एडवर्ड बेला को चार्ली के पास छोड़ने जाता है जो पुलिस स्टेशन में मिसिंग हुए व्यक्तियों के पेरेंट्स से बात कर रहा होता है। जाते जाते वो बेला से कहता है कि मेरी फैमिली ने तुम्हारा टिकट बुक करा दिया है। चार्ली पूछता है कैसा टिकट? एडवर्ड कहता है हमें लगता है कि ग्रेजुएशन होने से पहले बेला को अपनी मॉम से एक बार मिलना चाहिए। चार्ली को भी ये प्लान पसंद आता है। बेला एडवर्ड को लेकर अपनी माँ से मिलने जाती है जहां उसकी माँ उसको ग्रेजुएट होने की खुशी में गिफ्ट भी देती है। बेला अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी ओर फॉक्स में कलिंस फैमिली उस जगह जाती है जहां विक्टोरिया आने वाली होती है। दरअसल एलिस ने पूर्वाभास में विक्टोरिया को ही देखा था जो बेला को मारना चाहती है। विक्टोरिया वहां से गुजरती भी है। सभी उसके पीछे भागते हैं लेकिन वह भेड़ियों के एरिया में चली जाती है। अब कलिंस और भेड़िया विक्टोरिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर विक्टोरिया उन सभी को चकमा देकर निकल जाती है और इन सब के बीच में गलती से एमिट भेड़ियों से भिड़ते भिड़ते बचता है। अब बेला अपनी माँ से मिलकर वापस आती है और एडवर्ड के साथ स्कूल जाती है जहां पहले से ही जेकब मौजूद था। वो एडवर्ड को वार्निंग देता है कि कोई भी पिशाच अगली बार उनके क्षेत्र में कदम नहीं रखेगा। दोनों में बहस होने लगती है। जेकब एडवर्ड से बोलता है इसे सच बता दो, वह खून की प्यासी इसको ही ढूंढ रही है। अब एडवर्ड बेला को बताता है कि उसे उसकी माँ के पास इसलिए भेजा था क्योंकि एलिस ने अपने विजन में विक्टोरिया को देखा था। बेला जेकब से कहती है कि मैं काफी समय से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। और बेला अपनी गलतफहमी दूर करने के लिए जेकब के साथ जाती है। जेकब बेला को वैम्पायर नहीं बनने के लिए बार बार समझाता है। वो बेला से कहता है कि एडवर्ड की बात मत मानो, उसमें तो जान भी नहीं है। लेकिन बेला बताती है कि ये उसका ही अपना फैसला है। जेकब उस पर गुस्सा करता है तो बेला वहां से जाने लगती है। जेकब अपने गुस्से को काबू करके बेला से बात करता है। दूसरी ओर रिले जिसे विक्टोरिया ने वैम्पायर बनाया था वो बेला के घर जाता है और बेला की एक ड्रेस साथ में ले जाता है। जब बेला घर आती है तब चार्ली उस पर भड़क जाता है। दरअसल चार्ली को लगता है कि बेला एडवर्ड के अलावा किसी भी फ्रेंड के साथ समय नहीं देती है लेकिन जब बेला उसे बताती है कि वो जेकब के पास थी तो वो उसे कुछ नहीं कहता है। रात में एडवर्ड बेला से मिलने आता है। वो देखना चाहता था कि बेला ठीक है या नहीं। तब एडवर्ड को पता चलता है कि बेला के घर में एक पिशाच आया था।
वो अपनी फैमिली को इसके बारे में बताता है। एलिस को भी इस वेम्पायर के बारे में कोई भी पूर्व आभास नहीं हुआ था। एडवर्ड बताता है कि ये विक्टोरिया नहीं कोई और है। तब कलिंस फैमिली और जेकब बेला के घर की रखवाली करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि विक्टोरिया बेला को मारने कभी भी आ सकती है। अब सुबह के समय भेड़िए जबकि रात में पिशाच बेला के घर की रखवाली करते हैं और एडवर्ड शिकार पर जाने पर बेला को जेकब के साथ छोड़कर जाता है। जेकब बेला को अपने ग्रुप की पार्टी में लेकर जाता है, जहां जेकब के फादर सभी को अपने कबीले का इतिहास बताते हैं। वो बताते हैं कि बहुत समय पहले हमारे कबीले के लोगों को एक पिशाच ने मार डाला। तब सरदार के बेटे ने पिशाच का सामना किया और उसे मार डाला, और फिर वैम्पायर क्वीन ने उनके कबीले पर हमला करके सरदार के बेटे के साथ साथ लगभग पूरे कबीले को मार डाला। तब बूढ़े सरदार ने क्वीन पर हमला किया, लेकिन वो बहुत बूढ़ा और कमजोर था, इसलिए वैम्पायर क्वीन ने उसे आसानी से पकड़ लिया। और इसके पहले कि वो बूढ़े सरदार को भी मार पाती, सरदार की पत्नी ने अपना बलिदान दिया और उसके खून से क्वीन उसकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी बूढ़े सरदार ने उसको मार दिया। और तब से अब तक उनकी और वैम्पायर्स की लड़ाई जारी है। अगले सीन में हमें रिले दिखाई देता है, जो विक्टोरिया के कहने पर नए वैम्पायर्स को इकट्ठा कर रहा होता है ताकि वह कलिंस फैमिली से जेम्स की मौत का बदला ले सके। शहर में गुमशुदा और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ने लगता है। जब बेला घर लौटती है तो बेला के फादर चार्ली रिले की फाइल खोलकर बैठे होते हैं, क्योंकि रिले के पेरेंट्स उसके बारे में जानने के लिए बार बार आ रहे थे। बेला अपने फादर चार्ली से कहती है कि रिले के पेरेंट्स को अब उसे भूल जाना चाहिए। चार्ली कहता है कि उन्हें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, अगर तुम गुम गई तो मैं हमेशा तुम्हें ढूंढूंगा। जब बेला ये बात एडवर्ड को बताती है तो वो भी एक बार फिर बेला को वैम्पायर नहीं बनने के लिए कहता है। अगले दिन बेला जेकब के पास जाती है और जेकब भी बेला को वैम्पायर नहीं बनने की ही सलाह देता है। जेकब बेला से कहता है अगर वो उसका प्रपोजल मान लेती है तो उसे कभी भी खुद को बदलने की जरूरत नहीं होगी और ना ही अपने परिवार से दूर जाना होगा। वो बेला के पास आता है और किस करता है। बेला को ये पसंद नहीं आता और वो जेकब को एक पंच मारती है, लेकिन जेकब की हार्ड बॉडी से बेला की कलाई ही मोच खा जाती है। जब जेकब बेला को छोड़ने उसके घर जाता है तो वहां एडवर्ड उस पर गुस्सा दिखाता है, क्योंकि जेकब के माइंड को रीड करके वो जान गया था कि क्या हुआ है। लेकिन वहां चार्ली आ जाता है और उनकी लड़ाई होने के पहले ही उन्हें रोक देता है। अब बेला कलिंस के घर जाती है, जहां एमिट कहता है कि अब वो पूरी तरह से एक वैम्पायर बनने के लिए तैयार हो चुकी है। रोजली गुस्से से वहां से चली जाती है। बेला रोजली के पीछे जाती है और उससे पूछती है कि वो उसे पसंद क्यों नहीं करती है, जिस पर रोजली बेला से कहती है कि वो उसे नापसंद नहीं करती है, बल्कि वो उससे जलती है। बेला कुछ समझ नहीं पाती है। रोजली आगे बोलती है तुम्हारे पास चॉइस है, पर मेरे पास चॉइस नहीं थी। पूरी फैमिली में किसी के भी पास चॉइस नहीं थी। हमें वैम्पायर मजबूरी में बनना पड़ा, लेकिन तुम गलत कर रही हो। तुम्हें वैम्पायर नहीं बनना चाहिए। रोजली अपने अतीत को याद करती है और बताती है कि वो एक सिंपल सी जिंदगी जीना चाहती थी। वो बस एक घर चाहती थी अच्छा सा, और एक प्यार करने वाला पति चाहती थी। लेकिन जिस आदमी को उसने पसंद किया, एक दिन उसी ने शराब के नशे में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप किया और उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मरने से ठीक पहले मिस्टर कलिन को वो मिल गई और उन्होंने उसे वैम्पायर बना दिया। और आगे वो बताती है कि उसके बाद उसने बदला लिया और एक एक करके उन सभी को मार डाला और आखिर में उस आदमी को मारा जिससे वो प्यार करती थी, और बाद में उसे एमिट मिला जिसे वो पसंद करती है। वहीं अगले सीन में हम वोल्टुरी ग्रुप्स के मेंबर्स को देखते हैं, जो शहर में फैले खून और नवजात पिशाचों की बढ़ती तादाद को देखने वहां आए थे। वो उनको रोक सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। दरअसल वो जानना चाहते थे कि ये नई सेना क्यों बनाई गई है। इधर कलिंस के घर में ग्रेजुएशन पूरा होने की खुशी में पार्टी चल रही होती है, जिसमें जेकब भी आता है। उसी समय एलिस को पूर्वाभास होता है। वो सभी को बताती है कि एक वैम्पायर बेला को मारने के लिए नवजात पिशाचों की सेना के साथ यहाँ आने वाला है और वो यहाँ 4 दिन बाद आ जाएगा।
जेकब को जब ये पता चलता है तो बेला की सुरक्षा के लिए वो भी कलिंस फैमिली के साथ मिलकर उनको रोकने के प्लान में शामिल हो जाता है। बेला जेकब से कहती है कि इसमें बहुत खतरा है, तो जेकब बेला से कहता है यही तो तुम चाहती थी कि वेम्पायर और भेड़िए साथ मिलकर काम करें, और अब ऐसा ही हो रहा है। मिस्टर कलिन लड़ाई के पहले प्रैक्टिस के लिए भेड़ियों को बुलाते हैं। जेस्पर सभी को न्यू बॉर्न वेम्पायर के बारे में बताता है कि कैसे हम उनको रोक सकते हैं। प्रैक्टिस के बाद बेला जेस्पर से पूछती है कि आखिर वो न्यू बॉर्न वेम्पायर्स के बारे में इतना सब कैसे जानता है, जिस पर जेस्पर बेला को अपनी हिस्ट्री बताता है कि वो कई साल पहले सेना में कर्नल था, लेकिन एक वेम्पायर ने उसे अपनी सेना को बनाने के लिए यूज किया, जिसमें वो न्यू वेम्पायर्स को ट्रेन करता था, इसलिए वो इनके बारे में इतना सब कुछ जानता था। जेस्पर आगे बताता है कि उसे लगता था कि वेम्पायर्स कभी अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन एलिस के मिलने के बाद उसकी गलतफहमी मिट गई। आगे दिखाया जाता है कि रात में बेला एक बुरा सपना देखती है। सपने में इन सभी के पीछे वो विक्टोरिया को देखती है। वो तुरंत एडवर्ड को बताती है कि इन सब के पीछे विक्टोरिया है, जो मुझे मारने के लिए ये सेना बना रही है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि बेला की खुशबू से वो दुश्मनों को एक खास जगह पर बुलाएंगे और फिर वहीं उनको रोकेंगे, और बेला को यहाँ से दूर लेकर जाने का जिम्मा जेकब को देते हैं, ताकि भेड़िए की बदबू से बेला की स्मेल दब जाए। बेला के साथ एडवर्ड और जेकब पहाड़ी पर रात गुजारते हैं, जहां बेला को एडवर्ड के साथ रुकना था। बर्फीले तूफान के कारण बेला ठंड से कांपने लगती है। जेकब ये सब नहीं देख पाता है और उसको गर्मी देने के लिए टेंट में आता है। दरअसल भेड़िया होने के कारण जेकब की बॉडी हमेशा गर्म रहती थी। एडवर्ड जेकब को बेला के पास जाने से रोकता है, लेकिन बेला को ठंड में इस तरह तड़पता देखकर वो उसे नहीं रोकता है। जेकब की बॉडी की हीट से बेला को नींद आ जाती है, और फिर बेला के सोने के बाद जेकब एडवर्ड से कहता है, अगर बेला मुझे चुन लेगी तो तुम क्या करोगे? एडवर्ड जवाब देता है कि मैं बेला को जाने दूंगा। जेकब बोलता है, ये सही है कि बेला तुमसे प्यार करती है, लेकिन मुझे भी बेला प्यार करती है, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रही है। एडवर्ड जेकब से बोलता है, अगर बेला का मसला नहीं होता तो शायद मैं तुमसे दोस्ती करता। तब जेकब कहता है, अगर बेला का मसला नहीं होता तब भी मैं तुम्हारा दोस्त नहीं होता, क्योंकि मुझे वेम्पायर से नफरत है। अगली सुबह एडवर्ड बेला से शादी के बारे में बात करता है, जिसे जेकब सुन लेता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वहां से जाने लगता है। तब बेला उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। अब बेला को कुछ समझ नहीं आता है और वो जेकब को किसी भी प्रकार से खोना नहीं चाहती थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो जेकब को खुद को किस करने को कहती है। जेकब बेला को किस करता है। वैसे बेला मन में कहीं ना कहीं जेकब को पसंद करती थी, लेकिन एडवर्ड उसकी पहली पसंद था। वहीं दूसरी तरफ न्यू बॉर्न वेम्पायर्स की सेना आ जाती है और कलिंस फैमिली भी वहां भेड़ियों के साथ पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी, और फिर ये सेना इन पर हमला करती है। लेकिन कलिंस भेड़ियों के साथ मिलकर बड़ी समझदारी से लड़ते हैं और एक दूसरे की जान भी बचाते हैं। रिले जानता है कि बेला वहां नहीं है। वो आगे उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहां बेला और एडवर्ड रुके हुए थे। रिले के साथ साथ विक्टोरिया भी वहां आ जाती है। अब एडवर्ड रिले को समझाने की कोशिश भी करता है कि विक्टोरिया उसे यूज कर रही है और उससे कोई भी प्यार नहीं करती है, बस वो जेम्स का बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। रिले थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन पीछे खड़ी विक्टोरिया रिले से कहती है, तुम जानते हो ऐसा नहीं है, इसकी बात मत सुनो, ये हमारे बीच में फूट डाल रहा है। और फिर रिले एडवर्ड पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी वहां छुपे हुए भेड़िए ने रिले पर हमला कर दिया और उसका एक हाथ तोड़ दिया। विक्टोरिया वहां से भागने की कोशिश करती है। तब एडवर्ड विक्टोरिया से बोलता है, रुको विक्टोरिया, तुम्हें बेला को मारने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। एडवर्ड के उकसाने पर विक्टोरिया वापस आती है और हमला करती है। तभी रिले भी भेड़ियों को घायल करके वहां आ जाता है। अब ये दोनों एडवर्ड से फाइट करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। रिले एडवर्ड के दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लेता है और विक्टोरिया एडवर्ड के सर को उखाड़ने के लिए आगे बढ़ती है।
वहीं खड़ी बेला को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो एडवर्ड को कैसे बचाए। वो जल्दी से एक नुकीले पत्थर से अपने हाथ को काटती है, जिसमें से टपकती खून की बूंदों से रिले और विक्टोरिया का ध्यान भटक जाता है। और तभी भेड़िया रिले पर फिर से हमला करता है और उसका दूसरा हाथ भी तोड़ देता है। एडवर्ड विक्टोरिया की गर्दन दबोच लेता है और उसको पकड़कर मार डालता है और उसकी बॉडी को आग के हवाले कर देता है। वहीं कलिंस और भेड़ियों ने भी न्यूबॉर्न वैम्पायर्स की सेना का खात्मा कर दिया होता है। बेला और एडवर्ड भी वहां आ जाते हैं। तभी एलिस को पूर्वाभास होता है कि वोल्टूरी ग्रुप्स वहां 10 मिनट में आने वाला है। एडवर्ड कहता है भेड़ियों को जाना होगा, वोल्टूरी वैम्पायर्स और भेड़ियों के समझौते को नहीं मानेगी। लेकिन तभी एक न्यूबॉर्न जो बच गया था वो हमला करता है, जिसे रोकने में जैकब घायल हो जाता है। सेम का ग्रुप उसे वहां से उठाकर ले जाता है और थोड़ी ही देर में वोल्टूरी के लोग आ जाते हैं। वो लोग हैरान थे कि कलिंस ने कैसे इतनी बड़ी सेना को हरा दिया, वो भी बिना किसी नुकसान के। और फिर बेला को देखकर वो कहती है कि इसे अब तक वैम्पायर क्यों नहीं बनाया, एरो इससे खुश नहीं होगा। बेला जवाब देती है ट्रांसफॉर्मेशन की डेट फाइनल हो चुकी है और मैं बहुत ही जल्द वैम्पायर में तब्दील हो जाऊंगी। रात में मिस्टर कलिन जेकब का ट्रीटमेंट करते हैं। जेकब बेला से मिलना चाहता था। बेला जेकब से मिलती है। जेकब बेला से एक बार फिर से सोचने को कहता है, लेकिन बेला का इरादा पक्का होता है। जेकब बेला से कहता है मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सही था बेला, हमारा प्यार लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता। बेला अब वहां से चली जाती है। एंड में दिखाया जाता है कि एडवर्ड और बेला अपनी शादी की तारीख को लेकर बात करते हैं और साथ में समय बिताते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हॉलीवुड जॉकी प्रेजेंटिंग द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डॉन पार्ट 1। फिल्म शुरू होती है और जेकब को बेला और एडवर्ड की शादी का कार्ड मिलता है। जेकब गुस्से से भर जाता है और अपना घर छोड़कर जंगल में भाग जाता है। बेला और एडवर्ड की शादी का कार्ड सभी रिलेटिव्स और बेला के पेरेंट्स को भी जाता है। वहीं कलिंस के घर में बेला और एडवर्ड की शादी की तैयारी जोरों से चल रही होती है। पूरी कलिंस फैमिली शादी की तैयारी में लगी होती है। बेला एडवर्ड से मिलने उसके रूम में जाती है। दोनों ही शादी को लेकर काफी एक्साइटेड थे। एडवर्ड बेला से कहता है मैंने तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बताया है। अब एडवर्ड बेला को अपनी हिस्ट्री के बारे में बताता है। वो बताता है कि जब मिस्टर कलिन ने उसको वैम्पायर में बदल दिया तो कुछ सालों बाद उसने कलिंस को छोड़ दिया, क्योंकि कार्लाइस उसकी प्यास को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन वो जानना चाहता था कि शिकार करना कैसा होता है और इंसानों के खून का स्वाद कैसा होता है। और कलिन से अलग होने के बाद उसने कई इंसानों का खून पिया, लेकिन उसने बस क्रिमिनल रेपिस्ट इंसानों को मारा जो कि इंसानों के नाम पर धब्बा थे। एडवर्ड बेला को अपने डिसीजन पर एक बार फिर से सोचने को कहता है, लेकिन बेला कहती है मेरा इरादा पक्का है। आगे दिखाया जाता है कि एलिस और रोजली बेला को तैयार करती हैं। बेला के पेरेंट्स भी वहां आते हैं और बेला को गिफ्ट में हेयर पिन देते हैं जो बेहद सुंदर होता है। सारे गेस्ट आ चुके होते हैं। बेला इतने सारे गेस्ट को देखकर काफी नर्वस होती है। चार्ली बेला को वहां लेकर जाता है और जैसे ही बेला एडवर्ड को स्टेज पर देखती है तो वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है और एडवर्ड का हाथ थाम लेती है और फिर दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। सभी बहुत खुश थे और फिर शादी की पार्टी में सभी इन दोनों को शुभकामनाएं देते हैं और आगे म्यूजिक प्रोग्राम में बेला और एडवर्ड के लिए सभी अपने इनके बारे में बताते हैं। प्रोग्राम के बाद एडवर्ड बेला से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो बेला को गार्डन में लेकर जाता है जहां एडवर्ड बेला को जेकब से मिलवाता है। बेला बहुत खुश हो जाती है। जेकब बेला को गले से लगा लेता है और शादी की शुभकामनाएं देता है। वो बेला के साथ डांस करता है और कहता है कि ये मेरे साथ तुम्हारा आखिरी डांस है, क्योंकि आज रात में तुम वैम्पायर में बदल जाओगी। इस पर बेला कहती है कि ऐसा नहीं है, हनीमून के बाद ही मैं वैम्पायर में ट्रांसफर होंगी। जेकब ये सुनकर गुस्से से भर जाता है। वो बेला से कहता है एक इंसान रहते हुए भी तुम मुझे इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती।
तभी वहां एडवर्ड आ जाता है। जेकब उस पर भड़क जाता है और एडवर्ड से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम उसे मार डालोगे। सेम और उसके साथी भी वहां आ जाते हैं। वो जेकब को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जेकब नहीं मानता है। तब सेम जेकब से कहता है, जेकब तुम कुछ भी ऐसा शुरू नहीं करोगे जिसे हमें खत्म करना पड़े। जेकब कहता है, ये मर जाएगी। सेम कहता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जेकब गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद एडवर्ड और बेला पार्टी में वापस आते हैं जहां बेला के पेरेंट्स उससे मिलते हैं। चार्ली बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद बेला और एडवर्ड अपने हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में बेला को भेड़िए की उदासी से भरी हुई गूंज सुनाई देती है जो जेकब की होती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेला और एडवर्ड अपने हनीमून में सबसे पहले एक शहर में जाते हैं जहां से कुछ ही दिनों बाद एडवर्ड बेला को वहां से लेकर जाने लगता है। बेला एडवर्ड से पूछती है, क्या हम यहाँ नहीं रुकने वाले हैं? एडवर्ड कहता है, कार्लाइस ने हमारे लिए एक गिफ्ट दिया है और वो दोनों एक आइलैंड पर जाते हैं जहां एक शानदार रिसोर्ट होता है। दरअसल मिस्टर कलिन ने गिफ्ट में इन दोनों के लिए इस रिसोर्ट को बुक किया होता है। एडवर्ड और बेला यहां आकर बहुत खुश होते हैं और दोनों यहां फिजिकल हो जाते हैं। अगली सुबह बेला को अपनी बॉडी पर कुछ निशान दिखाई देते हैं जिनको देखकर एडवर्ड उदास हो जाता है। वो इन सब के लिए खुद को दोषी बताता है लेकिन बेला कहती है, हम जानते थे कि ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन मैं बहुत खुश हूं। एडवर्ड कहता है कि कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। कुछ दिनों के बाद बेला के पेट में अजीब सी हलचल होती है जिससे उसे पता चलता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है और जब वो इसके बारे में एडवर्ड को बताती है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है। बेला एलिस को कॉल करती है जो उसकी बात मिस्टर कलिन यानी कार्लाइस से करवाती है। जब बेला उनको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो वो भी हैरान हो जाते हैं। वो एडवर्ड को कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। दरअसल किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि आखिर वैम्पायर और इंसानी नस्ल से मिलकर बना बच्चा कैसा होगा, इसलिए वो सभी बहुत डर गए थे। अब आगे दिखाया जाता है कि बेला के फादर चार्ली जेकब के घर जाते हैं जहां जेकब उनको मिलता है। जेकब बेला के बारे में पूछता है तब चार्ली बताता है कि मैंने उससे बात की थी, उनका वेकेशन एक्सटेंड हो गया है लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लग रही थी। अब जेकब बेला के बारे में पता करने के लिए कलिन्स के घर जाता है जहां उसे पता चलता है कि बेला और एडवर्ड का वेकेशन एक्सटेंड नहीं हुआ है बल्कि बेला वहां आ चुकी है। अब जब जेकब बेला से मिलता है तो बेला की हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई देती है। दरअसल बेला के गर्भ में मौजूद बच्चा बहुत स्पीड से ग्रोथ कर रहा होता है जिसका असर बेला की बॉडी पर पड़ रहा होता है। जेकब बेला के पेट को देखता है जो बहुत बड़ा हो चुका होता है जिसे देखकर ही जेकब को अंदाजा हो जाता है कि बेला के पेट में कुछ तो है। वो कार्लाइस से पूछता है, क्या है इसमें? मिस्टर कलिन यानी कार्लाइस जेकब को बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड और निडल्स बेला के गर्भ तक नहीं जा पा रहे हैं। एलिस भी जेकब को बताती है कि मैं बेला का भविष्य नहीं देख पा रही हूँ और ना ही उसके गर्भ के अंदर की चीज के बारे में मुझे कुछ भी पता चल पा रहा है। एडवर्ड जेकब को बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है जहां वो जेकब से कहता है कि मैं तुम्हारे और बेला के बीच के रिलेशन को आज तक नहीं समझ पाया हूं लेकिन एक तुम ही हो जो बेला को एबॉर्शन के लिए मना सकते हो। आगे एडवर्ड कहता है कि अगर बेला को कुछ भी हो जाता है तो तुम मुझे भी मार डालना। अब जेकब बेला के पास जाता है और उसे एबॉर्शन के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो भी जानता था कि अगर बेला एबॉर्शन नहीं करवाती है तो उसका मरना लगभग तय है लेकिन बेला नहीं मानती है। तब वो वहां से गुस्से में बाहर चला जाता है और भेड़िया बनकर जंगल में भाग जाता है। जंगल में जेकब की आवाज सुनकर सेम और उसके ग्रुप के लोग वहां आ जाते हैं जहां जेकब उनको बेला और एडवर्ड से होने वाले बच्चे के बारे में बताता है। सेम डिसाइड करता है कि ऐसे अनोखे बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार देना ही सही होगा।
वरना ये भेड़िया समुदाय के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। वो बेला को मारने का आदेश देता है, लेकिन जेकब सेम के इस फैसले के अपोजिशन में खड़ा हो जाता है। दरअसल जेकब बेला से आज भी बहुत प्यार करता था और कोई उसे मारने का सोचे ये उससे बर्दाश्त नहीं होता है। वो सेम का ग्रुप छोड़ देता है और बेला की सिक्योरिटी के लिए कलिंस के घर चला जाता है। उसके पीछे पीछे 2 और साथी भी सेम का ग्रुप छोड़कर जेकब के साथ हो जाते हैं। जेकब कलिंस को बताता है कि भेड़िए बेला को मारने के लिए हमला करने का प्लान बना रहे हैं। आगे वो बताता है कि सेम और उसके ग्रुप ने इस घर को चारों ओर से घेर लिया है। वो सीधा हमला नहीं करेगा बल्कि तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करेगा, इसलिए अब सबको सतर्क रहना होगा। अब जेकब और कलिंस घर की सुरक्षा करते हैं। अब बेला को दिखाया जाता है। बेला के शरीर में पल रहा बच्चा आधा वैम्पायर होता है, जो बेला के शरीर को लगातार कमजोर करते जा रहा होता है। यहाँ तक कि बेला की पसलियां भी अब टूटने लगी थी। बेला की लगातार खराब होती हालत को कवर करने के लिए बेला को ब्लड पिलाया जाता है और ब्लड को पीकर बेला को काफी अच्छा महसूस होता है। जेकब ब्लड बैंक से ब्लड को लेकर आता है। अब कार्लाइस जेकब से कहते हैं कि बेला कल बच्चे को जन्म दे सकती है, इसलिए उन्हें और ज्यादा ब्लड की जरूरत है। जेकब बताता है कि अब और ज्यादा ब्लड नहीं मिल पाएगा। तब कार्लाइस कहता है कि आज रात को हम ब्लड लेने बाहर जाएंगे। अब रात में जेकब कलिंस के घर के बाहर जाता है और सेम के ग्रुप के भेड़ियों को बुलाता है और उनको बातों में उलझाए रखता है। इतनी देर में मिस्टर एंड मिसेस कलिन एमिट के साथ वहां से निकल जाती हैं। जब भेड़ियों को पता चलता है तो वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन पकड़ने में नाकाम रहते हैं। जेकब बेला से मिलने के लिए घर के अंदर आता है। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि ब्लड का कप लेते समय बेला की कमर टूट जाती है, जिसके कारण उन लोगों को जल्दी से बेला की डिलीवरी करनी पड़ती है। मिस्टर कलिन एक डॉक्टर थे, लेकिन वो बाहर गए थे, इसलिए अब मजबूरी में इन सभी को ही बेला की डिलीवरी करनी होती है। एडवर्ड बेला के पेट को चीर देता है और वहां से बेबी को निकालता है। एडवर्ड बेहद खुश होता है। वो बेला को बताता है कि वो एक बेबी गर्ल है, लेकिन खून की कमी और कमजोरी के कारण बेला का शरीर उसका साथ छोड़ देता है और वो मर जाती है। एडवर्ड बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। अब वो एक इंजेक्शन को बेला के हार्ट में इंजेक्ट कर देता है। जेकब पूछता है कि इसमें क्या है। एडवर्ड बताता है कि इसमें उसका जहर है, इससे बेला जल्दी रिकवर करेगी। एडवर्ड बेला की बॉडी पर कई जगह पर काटता है, लेकिन बेला की बॉडी में इन सब का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जेकब बहुत दुखी होता है और बाहर चला जाता है। थोड़ा सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो उस बच्चे को मार डालेगा। अब जेकब उस बच्चे को मारने के लिए घर में जाता है जहां रोजली बच्चे को रखी होती है, लेकिन जैसे ही जेकब बच्ची की आंखों में देखता है तो उसे उसका फ्यूचर दिखाई देता है कि वो बहुत तेजी से बड़ी हो जाएगी और कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जेकब के सारे लगाव, सारे दुख मिट जाते हैं और जेकब अपनी छाप बच्ची पर छोड़ता है। वहीं दूसरी ओर सेम और उसका ग्रुप बेला और उसकी बच्ची को मारने के लिए कलिंस के घर पर हमला करता है। एडवर्ड, जेस्पर और एलिस भेड़ियों को रोकने के लिए उनसे लड़ते हैं, लेकिन भेड़ियों की तादाद ज्यादा होने के कारण भेड़िए उन पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। लेकिन इसके पहले कि भेड़िए इनमें से किसी को मार पाते, कार्लाइस और एमिट वहां आ जाते हैं और अब इन दोनों की तरफ से जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन तभी इनके बीच में जेकब आ जाता है और सेम से कहता है, रुक जाओ, खेल खत्म हो गया है, उसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। एडवर्ड सभी को बताता है कि जेकब ने बच्ची पर अपनी छाप छोड़ दी है, वो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि ये भेड़ियों का पक्का नियम है। अब सेम और उसका ग्रुप वहां से चला जाता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला की बॉडी के अंदर कुछ हरकत होती है और उसकी बॉडी अनफिट से वापस फिट हो जाती है। दरअसल एडवर्ड का जहर बेला की बॉडी में फैलने से बेला भी वैम्पायर में तब्दील हो गई थी, इसलिए अब उसकी बॉडी अपने आप ही खुद को
ठीक कर पा रही थी। अब जब बेला आंखें खोलती है तो उसकी आंखों का रंग भी ब्लैक से चेंज होकर रेडिश हो जाता है और फिल्म यहीं पर रुक जाती है। जोकी प्रेजेंटिंग द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डॉन पार्ट 2। फिल्म की शुरुआत होती है बेला के नए वैम्पायर अवतार के साथ। बेला अब एक न्यूबॉर्न वैम्पायर हो चुकी थी और अब उसकी सेंसेस बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाती हैं। वो छोटी सी छोटी चीज को डीपली ऑब्जर्व कर पा रही थी और साथ ही फास्ट मूवमेंट को भी आसानी से स्लो मोशन की तरह फील कर पा रही थी। वो एडवर्ड से अपनी बेटी के बारे में पूछती है क्योंकि वो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन एडवर्ड बेला से कहता है कि तुम अभी अभी वैम्पायर बनी हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हें शिकार करना चाहिए। वो दोनों शिकार के लिए जंगल में जाते हैं। अब जब बेला शिकार के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है तभी उसे एक इंसान की स्मेल आती है और वो उसकी ओर खींची चली जाती है। दरअसल ये जंगल में एक हाइकर था जिसकी खून की स्मेल से बेला खुद के ऊपर काबू खो देती है, लेकिन इसके पहले कि वो उस हाइकर का शिकार कर पाती, एडवर्ड बीच में आ जाता है और बेला को रुकने के लिए कहता है। बेला वहां से भाग जाती है। यहां से वो एक हिरन का शिकार करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एक माउंटेन लायन यानी प्यूमा उस हिरन का शिकार करने के लिए उस पर कूदता है, लेकिन बेला उस लायन का ही शिकार कर लेती है। शिकार के बाद वापस जाते समय एडवर्ड बेला को बताता है कि वो काफी हैरान है क्योंकि एक न्यूबॉर्न इंसान के इतने पास आकर भी कभी खुद पर काबू नहीं कर पाता है। अब जब बेला घर पहुंचती है तो जेकब से मिलती है। वो बेला से कहता है कि तुम अब भी पहले जैसी ही लग रही हो, बस तुम्हारी आंखों का रंग बदल गया है। वो बेला को चेक करता है कि वो अपनी बेटी रेनेस्मी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। अब बेला उसकी बेटी से मिलती है जो कुछ बड़ी हो गई होती है। रेनेस्मी बेला से अपनी मेमोरीज शेयर करती है और अब बेला को पता चलता है कि जेकब ने रेनेस्मी पर अपनी छाप छोड़ी होती है, तो वो उस पर गुस्सा करती है। जेकब और बेला के झगड़े में जेकब का एक फ्रेंड इंटर करता है तो बेला उसको एक पेड़ पर फेंक देती है, लेकिन ऐसा करते ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उससे तुरंत माफी मांगती है। दरअसल बेला भी एक न्यूबॉर्न वैम्पायर थी, इसलिए उसकी पावर इतनी ज्यादा थी और वो इसके बारे में पूरी तरह से जानती भी नहीं थी। अब आगे दिखाया जाता है कि कलिंस फैमिली बेला, एडवर्ड और रेनेस्मी के लिए एक कॉटेज तैयार करती है और उनको एज ए गिफ्ट दे देती है। बेला और एडवर्ड अपने नए घर को पाकर काफी खुश थे। वो वहां रात गुजारते हैं। अगले दिन वो कलिंस के घर में वापस जाते हैं। वहां सभी पहले से ही बेला के फादर चार्ली को लेकर काफी टेंशन में होते हैं क्योंकि चार्ली बार बार कलिंस के घर पर फोन करके बेला के बारे में पूछता था, इसलिए सभी चार्ली को लेकर बहुत परेशान थे। वो डिसाइड करते हैं कि अब बेला की मौत का बहाना ही चार्ली के लिए सही होगा ताकि वो बेला की तलाश बंद कर दे, लेकिन जेकब को ये सही नहीं लगता। वो चार्ली के पास जाता है और उसे कहता है, चार्ली ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे आप इसे जानते हो। चार्ली कुछ समझ नहीं पाता है। जेकब अपने कपड़े उतारता है और चार्ली को अपना भेड़िए का रूप दिखाता है। वो चार्ली को बताता है कि बेला को भी अपनी बीमारी के इलाज के लिए खुद को बदलना पड़ा है। चार्ली को बेला की और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है और वो उससे मिलने कलिंस के घर जाता है। जब बेला को जेकब और चार्ली के बीच हुई बातचीत के बारे में पता चलता है तो वो जेकब से कहती है, तुमने उन्हें क्यों बताया? जेकब कहता है, वो सब कुछ नहीं जानते और वैम्पायर्स के बारे में मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। बस एक बार उनसे मिल लो ताकि उनके दिल को सुकून मिल सके। बेला तैयार हो जाती है। बाकी कलिंस उसको बताते हैं कि उसे कैसे चार्ली से मिलना है। दरअसल वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद से बेला अब तक किसी भी इंसान से नहीं मिली होती है और अब तक उसने अपनी बॉडी और प्यास को भी कंट्रोल नहीं किया होता है। अब बेला चार्ली से मिलती है, जहां चार्ली बेला से कुछ प्रश्न पूछता है, जिस पर बेला चार्ली से कहती है कि मैं ठीक हूं और अगर आप चाहते हैं मैं कलिंस के साथ यहाँ और रुकूं तो आपको मुझ पर विश्वास रखना होगा।
और जितनी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएं उतनी ही मानना पड़ेगी। चार्ली मान जाता है। इसके बाद बेला और एडवर्ड चार्ली को रेनेस्मी से मिलवाते हैं। वो चार्ली को बताते हैं कि उन दोनों ने इसे गोद लिया है, लेकिन चार्ली रेनेस्मी की आंखों को देखकर समझ जाता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता है। अब चार्ली के जाने के बाद बेला बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसने खुद पर काबू रखना सीख लिया होता है। वहीं अब आगे दिखाया जाता है कि सैम और जेकब में भी समझौता हो जाता है। रेनेस्मी की बॉडी ग्रोथ बहुत फास्ट होने के कारण कलिंस बहुत परेशान थे। वो डिसाइड करते हैं कि वो ब्राजील के टिकोना कबीले के वैम्पायर से इसके बारे में पता करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस स्पीड से वो बढ़ रही है उसकी उम्र इंसानों से भी कम हो सकती है, और टिकोना के पुराने लोग ही इस बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कुछ महीनों के बाद कलिंस की पहचान वाली एक वैम्पायर इरीना फॉक्स में आती है, जहां वो दूर से ही रेनेस्मी को देखती है। वो उसे देखकर समझती है कि कलिंस ने एक बच्चे को वैम्पायर में बदल दिया है। वो वहां से भाग जाती है। बेला इरीना का पीछा करती है, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुकी होती है। इरीना यहां से सीधा इटली जाकर वोल्टुरी को इन्फॉर्म करती है कि कलिंस ने कुछ गलत किया है। उन्होंने एक बच्ची को वैम्पायर में बदला है। वोल्टुरी ग्रुप का लीडर एरो इससे खुश था, क्योंकि वो कलिंस में से एक को अपने पास रखना चाहता था, और वो थी एलिस, क्योंकि उसके पास फ्यूचर को देखने की शक्ति थी जो वोल्टुरी ग्रुप में किसी के भी पास नहीं थी। वहीं कलिंस के घर में एलिस को फ्यूचर दिखाई देता है, जिसमें वो पूरे वोल्टुरी ग्रुप को फॉक्स में देखती है। अब सभी कलिंस समझ जाते हैं कि इरीना भागकर कहां गई थी, और वो ये भी समझ जाते हैं कि एरो एलिस को अपने ग्रुप में लेना चाहता है, इसलिए वो अब हम पर हमला करने वाला है। कार्लाइल डिसाइड करता है कि वो अपने जानने वालों को सारी सच्चाई सबूत के साथ बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा गवाह इकट्ठे करेंगे, जो रेनेस्मी की पैदाइशी वैम्पायर होने की गवाही एरो को दे सकें, ताकि पीसफुली इस मैटर को समाप्त किया जा सके। अगले दिन एलिस जेस्पर के साथ घर से कहीं चली जाती है। वो उनके लिए एक मैसेज छोड़कर जाती है, जिसमें लिखा था कि तैयारी कर लो, वो यानी वोल्टुरी बर्फ जमने के बाद आएंगे। सभी परेशान थे कि आखिर ऐसे वक्त में जब फैमिली को एलिस और जेस्पर की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब वो दोनों कहां गायब हो गए। अब सभी कलिंस अपने जानने वालों को इकट्ठा करने के लिए उनसे मिलते हैं और उनको सारी हकीकत बताते हैं, जिसे जानकर डेनाली, मिस्र, आयरिश, अमेजन और रोमानिया के साथ ही साथ कुछ खानाबदोश वैम्पायर उनके साथ हो जाते हैं। और अब कलिंस के साथ रहने वाले वैम्पायर्स की बढ़ती संख्या के कारण कई नए भेड़िए भी फॉक्स में बढ़ने लगते हैं। दरअसल जितने वैम्पायर एरिया में होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही भेड़ियों की संख्या भी बढ़ती जाती है, इसलिए ये नए भेड़िए भी जनरेट होते जा रहे थे। अब कलिंस के घर पर आए मेहमानों में से एक बेला को बताता है कि उसके पास शील्ड का पावर है, जो बहुत ही रेयर होती है। दरअसल बेला के पास जो शील्ड पावर थी वो उसके जरिए किसी को भी कवर दे सकती थी, और इसी शील्ड के कारण ही कोई भी बेला का ना ही माइंड रीड कर पाता था और ना ही उस पर कोई पावर काम करता था। अब बेला अपनी शील्ड के पावर को बढ़ाने और कवर देने की प्रैक्टिस करती है। जब बेला घर में जाती है तब बेला को एक क्लू का पता लगता है, जिसे एलिस ने बेला के लिए छोड़ा था, क्योंकि बेला का माइंड कोई भी रीड नहीं कर सकता था। क्लू में बेला को एक वकील से मिलने के लिए कहा गया था। ये वकील कलिंस के लिए जाली डॉक्यूमेंट बनाने का काम करता था। जब बेला उस वकील से मिलती है तो वो बेला को रेनेस्मी और जेकब के आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस देता है, जो एलिस ने बनवाए थे। इन डॉक्यूमेंट्स को देखते ही बेला समझ जाती है कि होने वाले युद्ध में रेनेस्मी बच जाएगी, लेकिन बाद में वो और एडवर्ड उसकी बेटी के साथ नहीं होंगे, यानी वो भी इस वॉर में मारे जाएंगे। बेला घर आकर एक बैग में ये सारे डॉक्यूमेंट्स और कुछ पैसे रखती है, जिससे जेकब और रेनेस्मी को वहां से जाने पर कुछ टाइम तक कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में वो अपनी बेटी के लिए एक लेटर भी लिखती है और उसमें रख देती है, ताकि वो जान पाए कि आखिर क्यों वो उसके साथ नहीं है। अब लड़ाई की एक रात पहले
कलिंस और उनके साथी बॉनफायर जलाते हैं जहां सभी अपनी वॉर हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। एडवर्ड कार्लाइस से कहता है, मैंने तुम्हारा कभी शुक्रिया अदा नहीं किया अपनी इस जिंदगी के लिए। एडवर्ड के इसे कहने पर कार्लाइस हल्का सा मुस्कुराता है। दरअसल कार्लाइस एडवर्ड से बहुत प्यार करता था और फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब अगली सुबह बर्फ जम गई थी और आखिर वो दिन आ गया जब एरो अपनी पूरी सेना के साथ कलिंस के सामने आ जाता है। एक तरफ थी एरो की पूरी सेना और जिसके सामने थे थोड़े से वैम्पायर्स। कलिंस का खेमा थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि वोल्टुरी ग्रुप की हिस्ट्री थी कि जब वो लड़ाई पर जाता है तो वो कभी किसी वैम्पायर को नहीं छोड़ता है। तभी भेड़िए की आवाज आती है और कुछ भेड़िए भी कलिंस के साथ आ मिलते हैं। ये सैम और जेकब का भेड़िया ग्रुप था। एरो वहीं रुक जाता है। वैसे अभी भी एरो की आर्मी इनसे बहुत बड़ी थी। कार्लाइस एरो से कहता है, यहाँ कोई भी कानून चिकनी नहीं हुई है, हम शांति चाहते हैं, आओ बातचीत से इस मसले का हल निकालते हैं। एरो कहता है, शांति और इस आर्मी का क्या जो तुम मेरे खिलाफ लेकर आए हो। कार्लाइस कहता है, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं, ये सब तो गवाह है कि ये बच्ची इमॉर्टल नहीं है, बल्कि इसका जन्म तब हुआ जब बेला एक इंसान थी। अब एरो अपनी पावर से क्रॉस चेक करता है और दावा सही पाता है। वोल्टुरी झूठी इंफॉर्मेशन देने के लिए इरीना को वहीं मारकर जला देते हैं। इरीना को जलता देख उसकी फैमिली वोल्टुरी पर हमला करने के लिए दौड़ती है, लेकिन अमेजन से आई वैम्पायर उन्हें अपने पावर से रोक देती है। एडवर्ड उनसे कहता है, यही तो एरो चाहता है ताकि हमें मारने का उसे कारण मिल जाए। अब एरो अपने साथियों से कहता है कि ये बच्ची बहुत छोटी है, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, ये वैम्पायर्स के राज दुनिया को बता सकती है, इसलिए हमें इसे मारना ही होगा। तभी युद्ध के मैदान में एलिस जेस्पर के साथ आ जाती है। वो एरो से कहती है, मेरे पास सबूत है कि ये बच्ची हमारे लिए खतरा नहीं है। एरो क्रॉस चेक करता है और एलिस का हाथ अपने हाथ में रखता है। फिर एलिस एरो से कहती है, मैं चाहे कुछ भी दिखा दूं, तुम मानने वाले नहीं हो। और एलिस एरो को एक ही लात में दूर फेंक देती है, लेकिन वोल्टुरी के लोग जेस्पर और एलिस को पकड़ लेते हैं और जेस्पर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। कार्लाइस उनको बचाने के लिए तेज दौड़ते हुए वहां जाता है, लेकिन एरो उसे रोक देता है, वो भी उसके सर को उखाड़कर। कार्लाइस का सर देखते ही कलिंस ग्रुप गुस्से से भर उठता है और वो पागलों की तरह एरो पर हमले के लिए दौड़ते हैं। और एरो भी यही चाहता था, वो भी अपनी आर्मी को अटैक करने का इशारा करता है। दोनों ओर से भयंकर फाइट होती है। इस जंग में जेस्पर, कई भेड़िए और भी कई वैम्पायर्स मारे जाते हैं, लेकिन एरो को जिन वैम्पायर्स की पावर पर बहुत भरोसा था वो भी इस जंग में एक एक करके खत्म हो जाते हैं। वहीं युद्ध के मैदान से रेनेस्मी को बाहर लेके जाने की जिम्मेदारी अब जेकब को दी जाती है। एरो एक वैम्पायर को उनके पीछे भेजता है, लेकिन जेकब उसके टुकड़े करके वहां से आगे बढ़ जाता है और रेनेस्मी जेकब के साथ सेफली निकल जाती है। अब एरो गुस्से में खुद आगे बढ़कर हमला करता है। बेला और एडवर्ड उसका सामना करते हैं, लेकिन एरो में गजब का पावर होता है। तब वो दोनों मिलकर उससे फाइट करते हैं और उसको मारकर उसके सर को आग के हवाले कर देते हैं। अचानक जैसे एरो की नींद खुल जाती है और अपनी मौत का मंजर देखकर एरो घबरा जाता है और आगे का फ्यूचर देखना छोड़ देता है। दरअसल एरो एलिस के जरिए फ्यूचर देख रहा होता है, जहां से अब आगे क्या होगा इन सब की वो झलक पा चुका होता है। अब वो जान गया था कि अगर वो कलिंस से लड़ेगा तो सब के सब मारे जाएंगे, साथ ही साथ वो भी मर जाएगा। इसलिए अब वो घबराकर लड़ाई नहीं करने का फैसला लेता है, लेकिन उसके इस फैसले से बाकी वोल्टुरी बहुत खफा होते हैं। इस पर कलिंस सबूत के तौर पर एक वैम्पायर को पेश करते हैं जो रेनेस्मी की तरह ही इंसानी कोख से पैदा हुआ होता है। वो एरो के सामने आता है और बताता है कि मैं इमोर्टल नहीं हूँ। 7 साल की उम्र में मैं पूरा जवान हो गया था और अभी मेरी उम्र 150 साल है। बेला और एडवर्ड उसकी उम्र सुनकर रेनेस्मी के लिए खुश थे।
एरो अपनी सेना के साथ भारी मन से वहां से वापस चला जाता है और ये वॉर होने से पहले ही एलिस के कारण खत्म हो जाती है। कुछ दिनों में बाकी के वेम्पायर्स भी वहां से चले जाते हैं। वो सभी बहुत खुश थे क्योंकि उनकी एकजुटता ने एरो को हरा दिया था। आगे दिखाया जाता है कि जेकब एडवर्ड से कहता है, क्या मैं तुम्हें डैडी बुलाया करूं? एडवर्ड इस बात पर इनकार करता है। तभी एलिस फ्यूचर देखती है जिसमें वो देखती है कि रेनेस्मी जवान हो चुकी है और जेकब से प्यार करती है और सभी बहुत खुश हैं। और अंत में बेला और एडवर्ड को दिखाया जाता है जो जंगल में फूलों के बीच बैठे होते हैं। यहाँ बेला एडवर्ड से कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। और फिर वो एडवर्ड को अपनी शील्ड के अंदर ले जाकर वो सारी यादें उसके साथ शेयर करती है जिसमें एडवर्ड होता है। ये सारी यादें देखकर एडवर्ड भी इमोशनल हो जाता है और दोनों गले लग जाते हैं। और आखिरी सीन में ब्रेकिंग डाउन नॉवेल का आखिरी पेज दिखाया जाता है जिसमें फॉरएवर दिखाया जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी सीरीज बहुत ही अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने रिएक्शन कमेंट में भी जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली शानदार मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।